इस वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड ईटीएफ के बारे में। ये वीडियो को आप ध्यान से रखिए, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स जो आप लेते हैं एसआईपी, उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड ईटीएफ में मिल सकता है। और जनरली जितने भी आप वीडियो देखते होंगे वहाँ ये सब चीज़ें एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड बताते हैं। ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बेटर देन इवन स्टॉक्स। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी और म्यूचुअल फंड ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। अब म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है? म्यूचुअल फंड एसआईपी जो आप सिंपल एसआईपी करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट को आप चूज करते हैं, उस डेट पर आप एक अमाउंट एक आप फिक्स रहता है और उस डेट पर आपकी एनएवी मिलती है। मतलब अगर आपने 1 तारीख को म्यूचुअल फंड एसआईपी सेलेक्ट की है 10,000 की, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट हो जाएगा और एंड ऑफ द डे जो भी मार्केट की वैल्यू रहेगी 1 तारीख को, वो आपको एनएवी मिल जाएगी। ये हो गया म्यूचुअल फंड एसआईपी। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ मतलब हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज पर ट्रेड होती है उसको बोलते हैं ईटीएफ। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, नो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपने अगर 1 तारीख को आपका एसआईपी आपके अकाउंट से डेबिट होता है तो क्या होगा, 1 तारीख को जो भी एनएवी रहेगी एंड ऑफ द मार्केट आवर्स, वो आपको एनएवी मिल जाती है, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं, हो सकता है 1 तारीख को मार्केट ऊपर भी रहे, हो सकता है 1 तारीख को मार्केट नीचे भी रहे। तो आपको पता नहीं है कि 1 तारीख को मार्केट कैसा रहेगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मतलब डिप में आप बाय नहीं कर सकते, हो सकता है ऊपर भी रहे, हो सकता है नीचे भी रहे। बट ईटीएफ में आप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। तो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप ईटीएफ को मैन्युअली बाय कर सकते हैं। आपको जब जब लगता है कि मार्केट डाउन है, आप जाके ईटीएफ मैन्युअली बाय कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको नहीं प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड एसआईपी, जो मेजर एक डिफरेंस है। अब आप समझो, जो जो स्टॉक मार्केट होता है वो लीनियर ग्रोथ नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, आप लोएस्ट पॉइंट पर बाय कर सकते हैं। जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, बट कोई भी हो, ना टॉप पर बाय कर सकता है ना बॉटम पर वो सेल कर सकता है, सबसे नीचे वो बाय भी नहीं कर सकता। तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता है ना कि मार्केट और इससे नीचे जाएगा। तो जिस दिन भी आपको लगे कि स्टॉक मार्केट 200 सेंसेक्स 200 पॉइंट 300 पॉइंट डाउन है, आप उस दिन ईटीएफ बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे लोएस्ट पॉइंट पे तो कोई भी बाय नहीं कर सकता है। बट जब भी स्टॉक मार्केट डाउन रहता है, सेंसेक्स निफ्टी आपको लगे, आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं, जो एक मेजर अपॉर्चुनिटी होती है। और इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको एक म्यूचुअल फंड जो एसआईपी होती है 15 से 20% का रिटर्न लेके आती है, इसमें आप डबल रिटर्न भी लेकर आ सकते हैं, 30-40% का रिटर्न भी आ सकता है, आप ईटीएफ में ला सकते हो। अब हाई एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है वो एक्सपेंस रेशियो उसमें हाई होती है। क्यों? क्योंकि अभी जो फंड मैनेजर है वो अपना दिमाग लगाता है तो उसके बदले में वो पैसा लेता है, राइट। बट जो ईटीएफ होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होती है, वो क्या करती है? अभी निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अगेंस्ट में मैंने एक और ईटीएफ बना दिया, तो मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 का रेप्लिका है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर लो एक्सपेंस रेशियो होती है। अब एग्जिट लोड, म्यूचुअल फंड एसआईपी में एग्जिट लोड होती है, इसमें कोई एग्जिट लोड ईटीएफ में नहीं होती है। डे एंड प्राइस एंट्री, डे एंड प्राइस एंट्री क्या है? म्यूचुअल फंड एसआईपी, आप 1 तारीख को आपका एसआईपी जाता है, 1 तारीख को एसआईपी जाता है, आपने 1 तारीख का एसआईपी को आपने 110 रुपये का आपने बाय किया, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने 110 रुपये बाय किया, बट एंड ऑफ द मार्केट आवर्स 3:30 में वो हो गया 120 रुपया या 110 रुपया। तो आपका 100 रुपया नहीं होगा, आपका जो बाइंग प्राइस होगा वो एंड ऑफ द डे जब मार्केट खत्म होगा वो प्राइस आपको मिलता है, उसकी एनएवी मिलती है। आप बाय कोई भी रेट पर करें, बट ये चीज़ें ऑन द स्पॉट होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। आप जब बाय करते हो उस समय आपको, जैसे स्टॉक बाय किया आपने, तो स्टॉक कैसे आपने अभी बाय किया उस समय का आपको प्राइस मिलता है। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। आप जनरल एसआईपी जो करते हो
उसमें आप कुछ भी रेट पर बाय करो, आप 70 रुपये में मैं बाय करो, बट एंड ऑफ द डे हो सकता है वो 65 रुपये भी हो जाए, हो सकता है वो 80 रुपये भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। नॉन ट्रेडेबल, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट इसमें ETF में आप, जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। ऑटोमेटिक SIP होती है, मतलब SIP जो होती है, आपको 1 या 10 तारीख जो भी आप डेट सेलेक्ट करते हो उस दिन आपकी SIP आपके अकाउंट से डेबिट होती है, अमाउंट डेबिट होता है और आपको NAV वैल्यू मिलती है। बट ETF में आप कैसे करते हो, ETF में आपको मैनुअल SIP करनी पड़ती है। गुड फॉर टोटली पैसिव इन्वेस्टिंग। जो म्यूचुअल फंड SIP होती है, एक पैसिव इन्वेस्टर जिनको कुछ भी नहीं करना है, बस उन्होंने पैसे डाल दिए और उनका हर 1 तारीख को या 5 तारीख या 2 या 10 तारीख को आपके SIP आपके अकाउंट से हिट होती है। बट यहाँ पर एक एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिव इन्वेस्टर मतलब आप एक्टिव हो, आप मार्केट देख रहे हो, उसके हिसाब से अपना आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो ये होता है एक्टिव इन्वेस्टर। अब फैक्टर अब हो गया, ये आप समझ गए होंगे कि मेजर डिफरेंस क्या होती है। बहुत बड़ी डिफरेंस है SIP और ETF में। ETF आपको मैंने जैसे बताया 35-40% का रिटर्न भी आप लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय ऑन डिप। ये चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड SIP में नहीं मिलती है। प्लीज़ इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब आप जब भी ETF बाय करोगे तो कौन कौन से फैक्टर आपको नज़र में रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है हाई वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स मतलब लिक्विडिटी। अभी आप एक मार्केट में अपना सामान सेल करते हो और वहाँ पर कोई बायर ही नहीं है, तो आप सामान कैसे सेल करोगे। तो वॉल्यूम्स देखो आप, मतलब वॉल्यूम जो है वो 20,000 के ऊपर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। लो एक्सपेंस रेशियो आप देखो, ऑब्वियसली अगर जो भी आप ETF लेते हो उसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होता है। लार्ज AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो ETF कितना एसेट्स मैनेज करती है और होल्डिंग कंपनीज कौन कौन सी है, मतलब जो ETF ले रहे हो उसमें कौन कौन सी कंपनी उनकी होल्डिंग्स में है। अब आप समझ गए कि ETF में और म्यूचुअल फंड SIP में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सेकंड, आपने ये समझा कि किन किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए ETF लेते समय। थर्ड फैक्टर देखेंगे कि 3 बेस्ट ETF मैं आपको बताऊंगा और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपके हिसाब से आपका बेस्ट हो, क्योंकि मैं अपने रिस्क को जानता हूँ। तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कौन कौन पैरामीटर्स होते हैं जब आप ETF लेते हो। ये पैरामीटर मैं बता सकता हूँ जो आपको स्टडी में हेल्प करेगी, बट आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट मुझे पता है, आपकी रिस्क एपेटाइट मुझे नहीं पता है। सबसे पहला जो मैं ETF रेकमेंड करूंगा वो है CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी व्हीकल्स में आती है। ओनली एंड ओनली लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। 1 ईयर का आप रिटर्न देखोगे तो 120% है और 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 231% है। 1 ईयर का रिटर्न 120, 5 ईयर्स का रिटर्न 231%, मतलब हर 5 साल में तो आपका पैसा डबल हो ही गया है। तो सोच लीजिए ETF में आपका पैसा डबल, 1 साल में भी आपका पैसा डबल है, क्योंकि ETF में सारी गवर्नमेंट कंपनियां अच्छा की है अंडर दी BJP रिजीम। मोदी सरकार के अंदर जितने भी आप गवर्नमेंट कंपनियां देखेंगे उनके बल्ले बल्ले हो गए हैं। तो वॉल्यूम्स देखेंगे तो 60, जैसे मैंने आपको बताया कितना वॉल्यूम होना चाहिए था, 20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए। 68 लैक्स का वॉल्यूम है। एसेट्स अंडर जो मैनेजमेंट है, जो टोटल एसेट्स ETF देखती है उनके अंदर एसेट्स है मैनेजमेंट, वो है 39,173 CR। एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको ETF करना है कि नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कीजिए। होल्डिंग कंपनीज जैसे है NTPC, ONGC, NBCC, कोल इंडिया, ये सब बड़ी कंपनियां इनकी होल्डिंग्स में हैं। अब ये हो गया फर्स्ट ETF। सेकंड ETF कौन सा है? सेकंड ETF होगा जूनियर 20 ETF। अब जूनियर 20 क्या है, जूनियर सीनियर 20 क्या है? जूनियर ETF मतलब हो गया कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के बाद कि कौन सी कंपनी, मतलब एक निफ्टी 50 में तो जो जितनी 50 कंपनियां हैं इंडिया की बेस्ट, वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। अब उसके बाद क्या है,
अब उसके बाद कौन सी कंपनियां उसको रिप्लेस करेंगी, वो है निफ्टी 50 नेक्स्ट, मतलब निफ्टी 50 के नेक्स्ट जो कंपनियां हैं 50 कंपनियों के अंदर जो उसको रिप्लेस करेगी आने वाले समय में। तो इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर्स। आफ्टर टॉप 50 कंपनीज, नेक्स्ट 50 कंपनीज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 कंपनीज। 1 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो 66% है। 5 ईयर का रिटर्न देखो तो 156% है। वॉल्यूम मैंने बताया था कितना होना चाहिए था, 20,000, यहाँ पर वॉल्यूम है 2.28 लाख करोड़। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 4,262 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.17%, फिनोमिनल। ये सेकेंड ETF है। और थर्ड ETF है ऑटो बीज। ऑटो मतलब ऑटो चलाने वाले ऑटो नहीं, ऑटो मतलब जो 4 व्हीलर्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑटो बीज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF ट्रैकिंग ऑल द ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनीज। 1 ईयर का रिटर्न देखो तो 69% है। 5 ईयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 2x है। मैं रिटर्न नहीं लिख पाया हूँ, मिस हो गया मेरे से। वॉल्यूम देखोगे तो अब आप 1.90 लैक्स वॉल्यूम है, 1.90। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 140 CR है। एक्सपेंस रेशियो 0.22 करोड़ से। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें आपको पता थी या नहीं पता थी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ETF कैन रियली गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू योर म्यूचुअल फंड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड नहीं करें, बट चीज़ों को मैक्सिमाइज करना आप सीखो। चीज़ों को मतलब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आप अपने अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। क्योंकि इन्फ्लेशन दिखता है 6 to 7%, बट क्या आपको लगता है कि 6 to 7% इन्फ्लेशन है? अगर आप एक मोबाइल फ़ोन भी चेंज करते हो, मोबाइल फ़ोन एक एप्पल का नया सीरीज भी लेते हो तो 1.5 लाख का फ़ोन 2 लाख में मिलता है। तो जो आप इन्फ्लेशन देखोगे तो 20 से 25% का इन्फ्लेशन है। मतलब रियल इन्फ्लेशन आप देखोगे, जो इन्फ्लेशन डेटा पे आती है वो है आप वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट अगर आप लग्जरीज कोई भी आइटम यूज़ करते हो, आप एडुकेशन इन्फ्लेशन देखो, आप हॉस्पिटल्स का इन्फ्लेशन देखो, तो इन्फ्लेशन वो 6% नहीं है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ETF मैं आपको बोलता हूँ कि गारंटेड तो नहीं बोलूँगा, बट ETF में अगर आप लंबे समय तक रहते हैं, कोई ना कोई ETF इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, तो इंडेक्स का रिटर्न लॉन्ग रन में नेगेटिव में नहीं होता है। तो आप अगर लॉन्ग रन में हैं तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं ETF में, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आपको करना क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, उनके साथ बैठना है और ETF को डिटेल में समझना है। और जो मैंने आपको फंड रिकमेंड किया वो बिल्कुल नहीं, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछ कर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए। जितना लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का आपके लिए। और इस वीडियो को आप चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से अच्छे कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।